Hello everyone. I'm going to cover the engineering chemistry topic, physical chemistry, which includes some of the things, some of the topic जो आप लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे 11th 12th में. It will include the first and second law of thermodynamics, Gibbs and Helmholtz free energy. Okay, so let's start with our first slide. What is the first law of thermodynamics? As we all know, the first law states that the energy can neither be created nor be destroyed. Okay, means ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. इट इज जस्ट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ओके, अगर इसको इजीली समझना है तो हमने कई सारी चीजें एग्जांपल इसके देखे हैं जिसमें हमने एनर्जी के कन्वर्जन देखे हैं. एनर्जी को क्रिएट या डिस्ट्रॉय होते नहीं देखा है. जैसे इजी वे में अगर हम देखें बलून वाला एग्जांपल, जब हम बलून में एयर फ्लो करते हैं यानी कुछ वर्क करते हैं बलून को फुलाने के लिए. ओके, तो उस टाइम जो हमने वर्क किया एनर्जी दी और वर्क किया वो क्या था, बलून को फुलाना. बट जब हम उसी बलून को फोड़ते हैं तब क्या होता है, जो एनर्जी या वर्क हमने इनिशियली दिया या किया था वर्क, वो हमें बाद में साउंड के फॉर्म में मिलता है. ठीक है. हाँ, सेम उसी तरह जब हम एक बलून को किसी बॉटल के ऊपर लगाते हैं और उस बॉटल को अगर हम हीट गर्म पानी में रखते हो, कंटिन्यूस हीट प्रोवाइड करते हैं उस वाटर को, तो उसमें भी बलून फूलने लगता है ना, कुछ इंटरनली चेंजेस होने लगता है. जब हमने हीट दी तो उसमें कुछ इंटरनल चेंजेस हुए. उस इंटरनल चेंजेस के कारण कुछ वर्क भी डन हुआ. वहीं से हमारा एक फॉर्मूला भी डिराइव होता है जिससे हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं, जो कि क्या है, डेल क्यू इक्वल्स टू डेल यू प्लस डब्ल्यू. मीन्स जब हम चेंज इन हीट देखते हैं या हीट में चेंजेस करते हैं तो हमें इंटरनल एनर्जी में चेंजेस मिलेंगे, प्लस उसी के साथ हमें क्या होगा, एक वर्क डन भी दिखाई देगा. ठीक है. एक एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा होगा पिस्टन का, जिसमें पिस्टन के थ्रू कंप्रेस करते हैं गैस मॉलिक्यूल को. ठीक है. इनिशियली जब तक उस पे कोई भी गैस हीट एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे थे तब तक कोई चेंजेस नहीं थे, गैस के मॉलिक्यूल में कोई मूवमेंट नहीं था. बट जैसे ही हम लोग उसको क्या है, हमने हीट प्रोवाइड करी इस वाले केस में, देन क्या हुआ, ये जो पिस्टन था इसका मूवमेंट क्या हुआ, ऊपर की तरफ होने लगा. क्यों होने लगा, क्योंकि यहाँ के जो गैस मॉलिक्यूल थे इनमें मूवमेंट होना स्टार्ट हो गया था. यानी कुछ इंटरनली चेंजेस होने लग गए थे, कुछ वर्क होने लग गया था, जिसके कारण हमारा जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करने लग गया था. ठीक है. सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से हमें एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला मिलता है जो कि क्या है, डेल क्यू इक्वल्स टू डेल यू प्लस डब्ल्यू, जहाँ पे यू हमारी क्या है, इंटरनल एनर्जी है. ओके, यू हमारा क्या है, इंटरनल एनर्जी है. डब्ल्यू का है क्या है, हमारा वर्क डन जो हमने काम किया है. एंड क्यू क्या है, जो हम हीट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो है. ठीक है. वो करते हैं हमारे नेक्स्ट लॉ के ऊपर जो कि क्या है, जस्ट सेकेंड. सेकेंड है हमारा, नेक्स्ट है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स. ओके, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स क्या कहता है कि it will tell us about what, it will tell us about the energy flow and energy transfer. ठीक है. किसके बारे में बताएगा ये हमें, कि एनर्जी का फ्लो क्या होता है और एनर्जी का ट्रांसफर क्या होता है. इससे रिलेटेड पूरा हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है. ओके, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में दो जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनके नाम आते हैं, केल्विन प्लैंक एंड एक है हमारे रूडोल्फ क्लोसियस. इन दोनों ने कुछ स्टेटमेंट दिए थे इसको एक्सप्लेन करने के लिए. ठीक है. तो कैल्विन प्लैंक थे, उन्होंने क्या कहा था कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन whose only purpose is to facilitate the conversion of heat from a source or a reservoir of a high temperature into an equal amount of work. ठीक है. तो उनको क्या, उन्होंने ये कहा था कि ऐसा है कि हीट इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जो कि हमें क्या है, इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क दे दें. ओके. सेम जो है रूडोल्फ क्लोसियस भी थे, उन्होंने क्या कहा था, हीट कैन नेवर बी पास फ्रॉम अ colder to a warmer body without some other changes connected therewith occurring at the same time. ठीक है.
इनका रुडोल्फ का कहना था कि हीट कभी भी कोल्डर बॉडी से जो है हॉट बॉडी के ऊपर ट्रांसफर नहीं होती है। अगर हमें ये करना है तो हमें एक एक्स्ट्रा हीट या एक्स्ट्रा वर्क आउटसाइड से प्रोवाइड करना होगा। ओके, इसको हम लोग देखते हैं डायग्राम से। तो एक डायग्राम है हमारे पास जहाँ पे हमारे पास दो रिजर्वायर है, ठीक है। एक हीट इंजन बीच में लगा हुआ है, और क्यू क्या है, क्यू हमारी हीट हमने जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, इस केस में क्या है, हीट इंजन से वर्क हमें प्रोड्यूस मिलेगा, बट जो वर्क हमें मिल रहा है वो 100% नहीं मिलता है। ओके, सेकेंड चीज है, जो रुडोल्फ क्लोशियस जिन्हें कहा था वो क्या था, कि अगर आपको हॉट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी पे जाना है, वर्क करवाना है, तो क्या होगा, एक एक्सटर्नल वर्क हमें क्या होगा, देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये पे सेकेंड लॉ इसी से रिलेटेड है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है वो हम चेक करते हैं। दैट इट एक्सप्लेन डायरेक्शन ऑफ नेचुरल प्रोसेस। ये क्या बताता है, नेचुरल प्रोसेस की डायरेक्शंस के बारे में बताता है। जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि एनर्जी फ्लो और एनर्जी ट्रांसफर के बारे में बताएगा। ओके, it states that the total entropy या disorder of an isolated system always increase over time, ठीक है। एंट्रोपी, एंट्रोपी हमें पता है रैंडमनेस होती है मॉलिक्यूल्स की। इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, जहाँ पे ये कहते हैं कि हमेशा टाइम के साथ इंक्रीज होगी। मीन्स एनर्जी नेचुरली स्प्रेड आउट, एनर्जी जो है नेचुरली बाहर की तरफ मूवमेंट करती है और कम यूजफुल होती है। मीन्स 100% एनर्जी जो आपने दी थी वो आपको 100% वर्क में नहीं मिलेगी, ठीक है। उसका उसका कुछ अमाउंट जो है किसी और फॉर्म में निकल जाता है। जैसे किसी इंजन, नॉर्मल गाड़ी के इंजन की उसकी बात करें, कहीं दूसरे मशीन्स की बात करें, तो वो 100% इफिशियंट नहीं होती है। इट इज लेस इफिशियंट, क्यों, क्योंकि कुछ अमाउंट का जो है वो साउंड एनर्जी में वेस्ट हो जाता है, ठीक है। सो सेकेंड लॉ इज ऑल अबाउट व्हाट, सेकेंड लॉ इज अबाउट द एनर्जी फ्लो एंड एनर्जी ट्रांसफर। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो देख लेते हैं क्या है। हीट इंजन हैज टू शेयर इट्स एनर्जी विद टू रिजर्वोयर टू प्रोड्यूस सम वर्क। मींस इट इज ऑल अबाउट दिस डायग्राम। फर्स्ट वन जो कि किसने एक्सप्लेन किया था, केल्विन प्लैंक ने। एंड सेकंड इज जनरली हीट ट्रेवल फ्रॉम हाई टू लो, बट अकॉर्डिंग टू क्लोसियस कैन ट्रेवल लो टू हाई टेम्परेचर फॉर दैट एक्सटर्नल वर्क इज गिवन। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, एंड द इम्पोर्टेंट थिंग, 100% ट्रांसफर या कन्वर्जन हीट का नहीं पॉसिबल है, मशीन्स में भी पॉसिबल नहीं है। सम अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट हो जाती है, इसलिए हमें 100% वर्क के फॉर्म में नहीं मिल पाएगा। ओके, जब भी सेकेंड लॉ की बात करते हैं तो ये सारा एक्सप्लेन करने के साथ साथ आप डेफिनेशन भी इंक्लूड करिए अगर आपको प्रॉपर नोट्स बनाना हो तो। okay? अब यहीं से कुछ टर्म्स आए थे हमारे पास, गिब्स फ्री एनर्जी एंड हेल्महोल्ट्ज, उनके बारे में भी हम देखते हैं। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होगा, गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है हम सबको पता है, इट्स ऑल अबाउट द यूजफुल वर्क, कि जो एनर्जी हम यूज करते हैं बाय सिस्टम टू डू यूजफुल वर्क, जो एनर्जी हमारा सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है एक यूजफुल वर्क करने के लिए, वो क्या कहलाएगा, गिब्स फ्री एनर्जी कहलाएगा। मीन्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द टोटल एनर्जी, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट, द energy which we are taking it in a useful way। ओके, इतना क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, इसमें दो तीन चीजें आप लोगों ने देखी होगी डेल जी की वैल्यूज के बारे में। ओके, सो जब भी डेल जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, इट इज अबाउट इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसमें है, इक्विलिब्रियम में है। ओके, हमारा सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक। जब भी डेल जी नेगेटिव होगा मीन सिस्टम क्या है, स्पॉन्टेनियस है। एंड डेल जी जब पॉजिटिव है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अब इनका मतलब क्या होता है, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी हमें देने की नीड नहीं है। विदाउट एक्स्ट्रा एनर्जी जो वर्क होना है वो हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसे स्लोप पे हम बॉल रखेंगे तो क्या हमें कोई एनर्जी देने की जरूरत होगी, नहीं। विदाउट एनर्जी ये क्या हो गई, बॉल यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी। ओके, सो इस केस में डेल जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। बट इन द सेकेंड केस जहाँ पे डेल जी पॉजिटिव होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, विदाउट एक्सटर्नल एनर्जी इट विल नॉट वर्क। मीन्स अगर हमें सेम बॉल को यहाँ से स्लोप से ऊपर चढ़ाना है तो हमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी देने की रिक्वायरमेंट रहेगी यहाँ पर। ओके, सो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी हम इसको दे रहे हैं, यही क्या कहलाता है, ये इसी के कारण ये क्या आता है,
नॉन स्पॉन्टेनियस की कैटेगरी में आता है, और डेल जी जो है वो पॉजिटिव चला जाता है। ओके, इसके आपने कई सारे टर्म्स और रिलेशन देखे होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव होता है तो क्या होता है। इसके बाद दो हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। तो हमारा गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, डेल जी क्या होता है हमारा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा सेकंड चीज क्या है, दो फंक्शन पढ़े थे हमने, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। तो डेल जी हमारा क्या है, एक पाथ फंक्शन है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, डेल जी, यहीं से एक हमें रिलेशन मिलता है डेल जी, जो कि इम्पोर्टेंट है, काफी याद भी रखना, आगे काम आएगा। जो कि क्या है, डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ओके, एस इज अवर एंट्रोपी, रैंडमनेस के बारे में बात करते हैं। एच क्या है हमारा, एंथैल्पी है, इसको और हम आगे देखेंगे बाद में। डेल जी क्या है हमारा, गिब्स फ्री एनर्जी। ओके, सो एंड टी क्या है हमारा, टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर देन चेंज इन एंट्रोपी एंड एंथैल्पी के टर्म्स में हम लोग क्या एक्सप्लेन करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी को एक्सप्लेन करते हैं। इसी का सेकंड फॉर्म में जो क्या है, डेल जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू सी। कहीं जगह ये भी फॉर्मूला यूज होता है इक्वेशन के लिए, एक्सप्लेनेशन वगैरह के लिए, सॉल्व करने के लिए। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम देखते हैं फर्स्ट एंड सेकंड लॉ से, डेरिवेटिव फॉर्म में भी हम कह सकते हैं अगर हमें गिब्स फ्री एनर्जी को समझना है तो। सो लेट्स अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ कि इसका क्या रिलेशन है, कैसे वर्क करता है। सो ये हमने देखा है कि G इक्वल्स टू एच माइनस टी एस होता है अभी अभी, जो सेकंड लॉ को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट एक और है एंथैल्पी का फॉर्मूला, जब हम एंथैल्पी पढ़ेंगे तब इसको भी देखेंगे। तो ये क्या होता है, U प्लस पीवी, पी क्या है प्रेशर है, वी क्या है वॉल्यूम। ओके, जब इन दोनों इक्वेशन को सब्सटीट्यूट किया जाता है सेकेंड टू फर्स्ट, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी एज की वैल्यूज है वो हम इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, पुट करेंगे। ओके, इक्वेशन फर्स्ट में एज की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, यहाँ से हम इक्वेशन में पुट करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फर्दर जो ये है, ये इक्वेशन हमारी डिराइव होती है इन दोनों से मिलके, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करना आप लोगों को आता ही है, डिफरेंशिएशन के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। डिफरेंशिएट की वैल्यू हमें क्या मिली है, डी यू पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। ये कैसे आई आपको पता ही होगा। पी और वी का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक को कांस्टेंट रख के एक का किया जाता, सेकंड टर्म का किया जाता है, देन सेकंड को कांस्टेंट रख के फर्स्ट का किया जाता है। सेम टी एस और पी वी दोनों के केस में होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, डेल एस एंट्रोपी। एंट्रोपी हमारा क्या है, डी एस क्या होता है, यहीं से एक फॉर्मूला डिराइव होता है हमारा सेकेंड लॉ का, ये हमारा आता है सेकेंड लॉ से, अभी हमने देखा भी सेकेंड लॉ से फॉर्मूला डिराइव होता है, डी एस इक्वल्स टू डी क्यू बाई टी, यानी टी डी एस इक्वल्स टू डी क्यू। ओके, ये याद रखना, ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है विच इज डिराइव फ्रॉम द सेकेंड लॉ। इससे हमें क्या मिलती है, एक वैल्यू मिलती है जिसको हम आगे इक्वेशन में पुट करके और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डी क्यू की वैल्यू क्या आ जाती है, टीडीएस की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी क्यू आ जाएगी। एंड फ्रॉम द फर्स्ट लॉ वी हैव दिस टीडीएस इक्वल्स टू डी यू प्लस पीडीवी। अब ये कहाँ से आया, सो यहाँ हमने देखा था टीडीएस इक्वल्स टू डी क्यू होता है। ठीक है, डी क्यू का हम, सॉरी, डी क्यू का हम पहले देख चुके हैं, डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पीडीवी। ओके, सो इन दोनों तीनों इक्वेशन को कंबाइन करके हमें एक इक्वेशन मिलती है, जो कि ये है डी जी, दैट इज अवर गिब्स फ्री एनर्जी, डी यू इंटरनल एनर्जी, ये वही है एस डी टी, बस हमने क्या चेंजेस किए, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की है टी डी एस की। ओके, टी डी एस की वैल्यू पुट करने के बाद हमें इक्वेशन मिलती है, जो कि हाँ, क्योंकि डी यू से डी यू कैंसिल हो जाएगा, पी डी वी से पी डी वी कट जाएगा, बचता है सिर्फ क्या, वी डी पी और एस डी टी। यानी गिब्स फ्री एनर्जी का अगर वॉल्यूम और एंट्रोपी के टर्म्स में हमें रिलेशन देना है डीपी और डीटी के साथ, तो वो क्या होगा, ये इस इक्वेशन से हम दे सकते हैं। ऑल्दो मल्टीपल इक्वेशंस होती है, मल्टीपल डेरिवेशन होते हैं इस चीज को एक्सप्लेन करने के, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर। ओके, इसके अलावा भी एक आप लोगों ने देखा होगा, जो कि क्या होता है विच इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो, जो होती है वर्क के फॉर्म में, माइनस ऑफ टेल जी इक्वल्स टू
वर्क डन माइनस पी डेल वी, इट इज अबाउट द नेटवर्क। ये एक डेरिवेशन ये भी आप लोगों ने देखा होगा, जो कि नेटवर्क के टर्म्स में रिलेशन को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। ओके, सो इट इज दिस इक्वेशन इज fundamental thermodynamic relationship for the change in Gibbs free energy in a closed system. Okay, I hope clear होगा यहाँ से Gibbs free energy in terms of what, जिसका रिलेशन हमने फर्स्ट एंड सेकंड लॉ से देखा है, जहाँ पे हमने वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर इनसे रिलेटेड उसका क्या है रिलेशनशिप चेक किया। right? आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक है आज का, जो कि क्या है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी क्या होता है? हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी क्या होगा? ये कंसेप्ट है थर्मोडायनामिक्स का, जहाँ पे हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं क्लोज सिस्टम में विथ अ कांस्टेंट टेम्परेचर। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम क्लोज सिस्टम में काम करते हैं। और ये थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट हमें क्या क्या बताता है कि जब भी क्लोज सिस्टम में जहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट किया जाता है, उस केस में इसका पोटेंशियल क्या करते हैं, हम लोग मेजर करते हैं। Sorry. It is a concept in thermodynamics where the work of a closed system with a constant temperature and volume is measured. Means हम क्या करते हैं, वर्क को मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं? क्लोज सिस्टम में टेम्परेचर और वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के, ठीक है, और इसको हम मेजर करते हैं यूजिंग द थर्मोडायनामिक पोटेंशियल से। आगे देखते हैं, इसका डेरिवेटिव फॉर्म हमारे पास है। इसकी एक इक्वेशन है जो एक्सप्लेन करती है इसे, जहाँ पे हेल्महोल्ट्ज को हम ए या एफ दोनों से डिनोट करते हैं। कुछ जगह ए से मिलेगा आपको, कुछ जगह एफ से। ओके, इसकी इक्वेशन दी जाती है यू माइनस टी एस से, जहाँ पे टी हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एस फाइनल एंट्रोपी है, यू हमारा इंटरनल एनर्जी है, और ए और एफ हमें पता है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के लिए यूज करते हैं। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसे याद रखना। आगे बढ़ते हैं, इसका रिलेशन देखते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ के साथ क्या है। ओके, सो फर्स्ट लॉ के साथ अगर इसका रिलेशन देखें, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ के साथ इसका रिलेशन देखते हैं हम लोग। पहले इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये दोनों टर्म्स डिफ्रेंशिएट होगी, इक्वेशन हमें मिलती है। फर्स्ट लॉ में हमने देखा था डेल इक्वल्स टू डी क्यू प्लस पी डी वी from equation third and second. Third means the first law and second means the derivative equation of the Helmholtz free energy. Okay, so from equation third and equation second, uh, substitutions, we have df equals to dq minus dw, tds and sdt. This value we got from here as we have du value as dq minus dw. So we have just substituted it here and we got the equation number 4. Now from the second law जो हमने देखा था अभी क्या होता है, dq equals to tds. Okay, so dq equals to tds को हमने देखा था, किसी भी प्रोसेस के लिए एंट्रोपी जो है ज्यादा होती है dq by t से। So if dq is less than or equal to tds, this will be our fifth equation and we will use it further. So जब इसको हम substitute करेंगे तो क्या होगा, df, इसको हमने सब्सटीट्यूट कहाँ किया है, इसको हमने सब्सटीट्यूट किया है यहाँ पे। ओके, इसको हमने सब्सटीट्यूट किया वो इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा टी डी एस माइनस डी डब्ल्यू, द रिमेनिंग इज द सेम। सॉल्व करने पे हमें मिलता है कि डी एफ इज लेस देन इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू माइनस एस डी टी। नाउ एज वी नो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर रखेंगे तो ये वाली पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, जो हमारा हेल्महोल्ट्ज है वो इक्वल टू हो जाएगा क्या, चार वर्क के माइनस डी डब्ल्यू के इक्वल या लेस देन उसके हो जाएगा, ठीक है। फर्दर हमने देखा था कि डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी डी वी, तो जब हम इसको डी डब्ल्यू की जगह पी डी वी इक्वेट करते हैं, वो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे वर्क करते हैं, तो हेल्महोल्ट्ज एनर्जी क्या हो जाती है, हमारी जीरो हो जाएगी, जो कि ये शो करता है कि किसी भी क्लोज सिस्टम पे कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पे जो हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, एफ इज द हेल्महोल्ट्ज, ओके, एनर्जी है वो डिक्रीज होती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, and it includes the maximum work extractable, that is minus TF. Okay, I hope ये समझ में आया होगा what is Helmholtz. Okay,
एनर्जी, हाँ, व्हाट इज इट्स रिलेशनशिप, हाउ टू शो अबाउट इट, गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है, इसका डेरिवेशन विथ इन रिस्पेक्ट टू द प्रेशर, वॉल्यूम एंड वर्क। देन हमने देखा था फर्स्ट लॉ के बारे में, सेकेंड लॉ के बारे में। ओके, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।